14 साल की 15 साल की लड़की हो जाए उसका बाद में बलात्कार नहीं किया जा। नारी सुरक्षा सबसे आगे होना चाहिए। इंक्वायरी चल रहा है, इसका कोई रिजल्ट नहीं अभी तक मिला है। We will take this to the world. 8 अगस्त 2024 थर्सडे डॉक्टर आशा आरजीकर हॉस्पिटल में ऑन ड्यूटी थी। डॉक्टर आशा सेकेंड ईयर पीजी ट्रेनी डॉक्टर थी और आरजीकर हॉस्पिटल के चेस्ट डिपार्टमेंट में वो काम करती थी। अक्सर ऐसा होता था कि उन्हें 24 घंटों तक काम करना पड़ता था हॉस्पिटल में, तो इसीलिए वो अपने घर से ज्यादा हॉस्पिटल में रहा करती थी। और दूसरे डॉक्टर्स की तरह उनके लिए भी उनका हॉस्पिटल अब उनका एक दूसरा घर बन चुका था। तो 8 अगस्त के दिन भी डॉक्टर आशा का कई सारे यूजुअल दिनों की तरह स्केड्यूल बहुत ही ज्यादा बिजी चल रहा था। तो सुबह से वो एक के बाद एक बहुत सारे पेशेंट्स को अटेंड कर रही थी, लेकिन शी वॉज जस्ट वेटिंग फॉर दैट मोमेंट टू कॉल हर पेरेंट्स, क्योंकि हर दिन चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी वो बिजी क्यों ना हो, वो हर दिन अपने पेरेंट्स को कॉल जरूर करा करती थी, जस्ट टू लेट देम नो कि उन्होंने क्या खाया है, उनका दिन कैसा बीता है एंड दैट शी इज सेफ। तो उस दिन भी रात 11 बजे उन्होंने अपनी मॉम से कॉल पे बात करी और कॉल पे उन्होंने अपनी मॉम को कहा कि वो अपने पेशेंट को अटेंड करके खाना खाने ही वाली थी। तो अपनी मॉम से बात करने के बाद वो वापस चले गई अपनी ड्यूटी पर। फाइनली रात के अराउंड 2 बजे उन्हें खाना खाने का टाइम मिला था। वो 4 और लोगों के साथ खाना खाने चली गई थी, जिनमें से 2 डॉक्टर ट्रेनीज थे, एक नर्सिंग स्टाफ थी और एक इंटर्न था। खाना खाते खाते वो 5 मोबाइल पर ओलंपिक्स देख रहे थे। उस रात नीरज चोपड़ा खेल रहे थे एंड दे चीयर्ड हिम ऑन। यहाँ नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता और वहाँ उन 5 का डिनर खत्म हो गया था। डॉक्टर आशा इस पॉइंट पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी, तो डॉक्टर आशा इस पॉइंट पे बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी। तो उन्होंने सोचा कि मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ ताकि मैं फ्रेश माइंड के साथ वापस ड्यूटी पे जा सकूं। नाउ माइंड यू दिस थिंग कि वो 36 आवर्स से ड्यूटी पे ही थी हॉस्पिटल के अंदर ही। तो कोई भी इंसान इतने घंटों तक काम करने के बाद फिजिकली और मेंटली थक तो जाएगा ही। तो इसीलिए डॉक्टर आशा रेस्ट करने के लिए चले गई सेमिनार हॉल में, और जो उनके साथ 4 बाकी लोग थे वो लोग अपने अपने काम पे चले गए। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि रेस्ट करने के लिए डॉक्टर आशा भला सेमिनार हॉल में क्यों गई? वहाँ डॉक्टर्स के लिए, उस हॉस्पिटल में क्या डॉक्टर्स के लिए रेस्टिंग रूम्स नहीं थे? वेल दैट्स द सैड रियलिटी ऑफ इंडियन हॉस्पिटल। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के लिए, वर्कर्स के लिए, स्पेशली फीमेल स्टाफ्स के लिए स्पेसिफिक रूम नहीं बनाए जाते हैं जहाँ पे वो रेस्ट कर सके या फिर जहाँ पे वो चेंज कर सकें। यहाँ तक कि बहुत सारे हॉस्पिटल में तो स्टाफ मेंबर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए भी क्लीन टॉयलेट्स भी नहीं होते हैं। कंसिडरिंग द फैक्ट कि डॉक्टर्स को कभी कभार 2-3 दिनों तक हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है, चेंजिंग एंड रेस्टिंग रूम्स होना तो एक बेसिक नेसेसिटी होनी चाहिए यहाँ पर, लेकिन उन्हें ये भी नहीं मिलता है यहाँ। खैर, तो बिकॉज आरजीकर जो हॉस्पिटल था, यहाँ पर कोई भी रेस्टिंग रूम नहीं था, तो डॉक्टर आशा जी चले गई सेमिनार हॉल में रेस्ट करने के लिए। और ये चीज़ हुई थी अराउंड सुबह के 3 बजे। हॉस्पिटल हर रात की तरह फंक्शन कर रहा था। डॉक्टर्स पेशेंट्स को देख रहे थे और पेशेंट्स आराम कर रहे थे एंड नर्सेस अपनी ड्यूटी पर थी। सो एवरीथिंग वॉज नॉर्मल देयर। और एज इट सीम्ड अगली सुबह 11 बजे डॉक्टर आशा के घर फोन बजता है। फोन पर आरजीकर हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट बात कर रहे थे। नाउ डॉक्टर आशा के पेरेंट्स दे वर कंफ्यूज कि भला उस हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट हमें कॉल क्यों कर रहे हैं, लेकिन दे वर इवन मोर कंफ्यूज जब उन्हें ये बताया गया कि उनकी बेटी की तबीयत खराब हो गई है एंड उन्हें इमीडिएटली हॉस्पिटल आना पड़ेगा वहां अपनी बेटी को अटेंड करने के लिए। और बस इतना कहने के बाद दूसरी साइड से, हॉस्पिटल की साइड से फोन कट कर दिया गया था। लेकिन जब डॉक्टर आशा के पेरेंट्स ने इस फोन नंबर पर वापस कॉल करा तो उन्हें ये बताया गया कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। वो लोग बहुत ही ज्यादा शॉक थे। दे वर कंफ्यूज ऑल्सो कि उनकी बेटी, जिनसे उन्होंने रात में ही बात करी थी पिछले दिन, वो भला सुसाइड क्यों करेगी। तो उनका अपनी बेटी से बात करने से आज सुबह यहाँ कॉल आने तक बीच में अचानक ऐसा क्या हुआ? तो जब फाइनली डॉक्टर आशा के पेरेंट्स को ये चीज सिंक इन हुई, लाइक फाइनली जब ये चीज उनके दिमाग में रजिस्टर हुई, तो वो बार बार हॉस्पिटल में कॉल कर रहे थे, लेकिन वहां से कोई भी उनका कॉल पिक नहीं कर रहा था। तो इसलिए घबराहट में जल्दी से जल्दी वो लोग अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ इस हॉस्पिटल में पहुंचे। हॉस्पिटल पहुंचने पर उन्होंने देखा कि हर तरफ भीड़ ही भीड़ थी। उन्हें हॉस्पिटल के चेस्ट डिपार्टमेंट की बिल्डिंग के 4th फ्लोर पर ले जाया गया और डॉक्टर आशा के पेरेंट्स के दिमाग में और कुछ नहीं चल रहा था।
उन्हें बस अपनी बेटी को देखना था। लेकिन आफ्टर टेलिंग दिस थिंग कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है, उसके बावजूद भी इनके पेरेंट्स को, डॉक्टर आशा के पेरेंट्स को वहां रूम के बाहर 3 घंटे तक बैठाया गया। 3 घंटे तक वहां ये लोग वेट करते रहे और 3 घंटे तक वहां से आते आते लोगों से वो बस रिक्वेस्ट कर रहे थे, पुलिस वाले से वो ये लोग बस रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज़ हमें हमारी बेटी को एक बार देखने दो। लेकिन वहां कोई भी इन पेरेंट्स की, इन माँ बाप की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन जब फाइनली उन्हें उनकी बेटी को देखने दिया गया तो उनके सामने जिस हालत में उनकी बेटी थी उस समय, उस हालत में कोई भी पेरेंट, कोई भी बाप, कोई भी माँ अपने बच्चे को नहीं देखना चाहेगा। सेमिनार रूम के एक कोने में उनकी बेटी की लाइफलेस बॉडी थी। उनकी बेटी की आंखों और मुंह से खून निकल रहा था। उनके चेहरे के हर हिस्से पर सिर्फ घाव ही घाव थे और उनकी लोअर बॉडी पर कोई कपड़ा नहीं था। उनके पैर ऑलमोस्ट 90 डिग्री तक वाइड ओपन थे और उनके प्राइवेट पार्ट्स में से भी खून आ रहा था। उनकी बॉडी के पास उनका टूटा हुआ चश्मा और हेयर क्लिप था और थोड़ी ही दूर उनका बैग और शूज पड़े हुए थे। आई कांट इवन इमेजिन कि डॉक्टर आशा के जो फादर थे, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले अपनी बेटी को देखा था, तो वो उस समय कितना ज़्यादा शॉक में होंगे, कितना ज़्यादा दर्द में होंगे उस वक्त। लेकिन वहाँ पर जो पुलिस मौजूद थी, उनकी ऑडेसिटी देखो तुम लोग। सेमिनार हॉल में एंटर होने से पहले पुलिस वालों ने इनके पेरेंट्स को ये कहा, इनके फादर को ये कहा कि तुम अपनी बेटी को बस कुछ मिनट तक देख सकते हो और तुम अपनी बेटी की फ़ोटोज़ भी नहीं ले सकते, सिर्फ एक फ़ोटो ले सकते हो तुम अपनी बेटी की। उन्हें अपनी बेटी को लास्ट टाइम देखना भी बस इतना ही अलाउड था। जैसे तैसे कांपते हाथों से डॉक्टर आशा के पिता ने उनकी बेटी की लाश की एक फ़ोटो खींची और वो चुपचाप बाहर आ गए। वो शॉक में थे, लेकिन उन्हें एक बात पक्का पता थी कि उनकी बेटी ने सुसाइड नहीं किया है। कोई भी सेन इंसान बॉडी को देखकर ये बता सकता था कि ये सुसाइड नहीं है, बल्कि शारीरिक शोषण करा गया है इनका और इनकी बेटी की हत्या हुई है। जब बॉडी का पोस्टमार्टम करा गया था तो ये बाहर आया कि डॉक्टर आशा की बॉडी पर सिर्फ एक नहीं बल्कि 10 बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इंजरीज लगी हुई थी। उनके लिप्स, आइज, फेस, राइट हैंड पर चोटें थी। उनके चेहरे से लेकर नेक तक स्क्रैच मार्क्स थे जो इंडिकेट कर रहे थे कि उन्होंने आखिरी दम तक अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करी थी। उनके राइट हैंड की फिंगर टूटी हुई थी, उनका कॉलर बोन भी टूट चुका था। उनका गला इतने फोर्स के साथ दबाया गया था कि उनका थायराइड कार्टिलेज टूट गया था। उनके मुंह को बहुत प्रेशर के साथ दबाया गया था ताकि वो चीख ना सके और इस चीज़ के फिंगरप्रिंट्स भी थे वहाँ पर। और उनकी मौत गला दबाने की वजह से हुई थी। जब मैंने सब कुछ पढ़ा था तो इट एक्चुअली ब्रोक मी एंड इट गेव मी गूज़बम्प्स। मैं ये सारी चीज़ें इतने ज़्यादा डिटेल में तुम लोग को इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें ये चीज़ क्लियर हो जाए और तुम्हें ये चीज़ पता चल जाए कि कितनी ज़्यादा हैवानियत के साथ डॉक्टर आशा का रेप करा गया था और उन्हें मारा गया था। जैसे ही आरजीकर हॉस्पिटल के कुछ इंटर्न्स को और डॉक्टर्स को ये चीज़ पता चला कि ये तो क्लियरली इन्हें मारा गया है, डॉक्टर आशा को मारा गया है, लेकिन हॉस्पिटल के जो बाकी स्टाफ वाले थे वो इसे एज अ सुसाइड दिखाना चाह रहे थे, तो वो लोग प्रोटेस्ट करने के लिए उतर गए। सारे इंटर्न्स एंड डॉक्टर ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे न्यूज़ फैलती गई, आसपास के हॉस्पिटल्स और कॉलेजेस के डॉक्टर्स, नर्सेज, इंटर्न्स भी आरजीकर हॉस्पिटल के बाहर आ गए थे प्रोटेस्ट करने के लिए। जब पुलिस को यह एहसास होने लगा कि ये केस किसी भी वक्त मीडिया लाइमलाइट में आ सकता है, तो उन्होंने अगले ही दिन, दैट इज ऑन 10 अगस्त, एक अक्यूज्ड को अरेस्ट किया। तो ये अक्यूज्ड कौन था? क्या इन्होंने ही डॉक्टर आशा को मारा था? और आखिर पुलिस वालों को इस अक्यूज्ड के बारे में पता भी कैसे चला? इस अक्यूज्ड का नाम था संजय रॉय, एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई एक काम नहीं था और जिसके बारे में लोगों की राय भी कुछ खास नहीं थी। संजय की एक माँ और 2 बहनें हैं। 2 में से एक बहन खुद पुलिस में काम करती है और दूसरी बहन का फैमिली से कोई लेना देना नहीं है और ना ही वो अपने आप को संजय रॉय से एसोसिएट करती है। संजय अपनी माँ का भी कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं रखता है। संजय की टोटल में 4 शादियाँ हुई थी, जिनमें से पहली 3 बीवियाँ उसे छोड़ के चली गई थी और जो उसकी चौथी बीवी थी उसकी कुछ साल पहले ही कैंसर की वजह से मौत हो गई थी। और उसकी सारी शादियाँ ना टिकने का कारण सिर्फ एक था, संजय का अग्रेसिव नेचर। वो अक्सर अपनी बीवियों को मारा पीटा करता था और संजय को शराब की बहुत ज़्यादा गंदी लत थी। इस शराब
के नशे की वजह से, इस शराब की लत की वजह से और अपने एग्रेसिव नेचर होने की वजह से कभी कभार वो अपनी बीवियों को, जो उसकी पहली 3 बीवियाँ भाग गई थी, उसे छोड़ के चले गई थी, वो उन्हें इतना पीट देता था कि उनके बॉडी से खून तक निकल जाता था। एक बार उसने अपनी बीवी को इतनी बुरी तरीके से मारा, वो भी तब जब उसकी बीवी ने 14 दिन पहले ही उसके बच्चे को जन्म दिया था। तो उसने अपनी बीवी को इतने बुरी तरीके से मारा कि जो उनके स्टिचेस होते हैं राइट, जन्म देने के बाद वो तक टूट गए थे और वहाँ से खून आ रहा था। तो हिज वाइफ जस्ट डिलीवर्ड हिज बेबी और तब भी उसने इतना मारा अपनी बीवी को, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी बीवी को हॉस्पिटल लेके नहीं गया। उनके नेबर्स, संजय के नेबर्स, उसकी बीवी को हॉस्पिटल लेके गए थे। এখন এর তো স্বভাব চরিত্র খুব একটা ভালো ছিল না। আমরা যেটা শুনি যে ও তৃতীয় বিয়ে করে এখানে যখন আসলো, তখন এই বউটা যখন বাচ্চা হয়ে বাড়ি আসলো, তারপরে তার সাথে অত্যাচার শুরু করলো। বাচ্চাটার প্রায় 13-14 দিন বয়স। সেই সময় ওই মহিলা ডাক্তার, উনিও ডাক্তার, এনআরএস সম্ভবত ডাক্তার, ওনার পেটে লাথি मारे এবং সেলাই ফেটে যায়। इतना ही नहीं, संजय के खिलाफ उसकी सास ने एफआईआर दर्ज भी करी थी, लेकिन पुलिस ने कुछ एक्शन नहीं लिया उसके लिए। लेकिन इतना ही नहीं, संजय को पॉर्न का भी बहुत ज़्यादा गंदा एडिक्शन था और वो हमेशा ऑन अ रेगुलर बेसिस रेड लाइट एरियाज में भी जाया करता था। तो संजय अपने मोहल्ले में बहुत ही ज़्यादा बदनाम था। उसके मोहल्लों वालों को तो उससे नफरत थी ही, लेकिन उन्हें ये चीज़ का विश्वास नहीं होता था कि आखिर ऐसे टाइप के इंसान को, जो इतना अग्रेसिव, जो अपनी बीवियों को मारता है, जो ऐसे ऐसे काम करता है, आखिर इस इंसान को पुलिस से एसोसिएटेड जॉब कैसे मिल गई। संजय हर जगह कोलकाता पुलिस वाली टी शर्ट पहनकर घूमता था और तो और उसकी बाइक पर कोलकाता पुलिस भी लिखा हुआ था। और जिनको ये सब देखकर भी नहीं पता चलता था कि संजय पुलिस में नौकरी करता है, उसे संजय खुद ही बता देता था, क्योंकि संजय एक भी मौका नहीं छोड़ता था लोगों को बताने का कि वो कोलकाता पुलिस में काम करता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। संजय कोई पुलिस वाला आदमी नहीं था, वो एक सिविक वॉलंटियर था। सिविक वॉलंटियर बेसिकली वो लोग होते हैं जो कि पुलिस वालों की मदद करते हैं, जैसे कि जो रोड पे लोग पुलिस वाले जो वो करते हैं ना, ट्रैफिक को क्लियर करते हैं, वैसे लोग। या फिर आप लोगों ने देखा होगा जैसे कभी फेस्टिवल के टाइम पे या फिर कोई सेलिब्रिटी आ जाता है तो उस टाइम पे जो पुलिस वाले लगते हैं वहाँ पे, वैसा काम करता था संजय। तो अगेन टू रीइटरेट दिस थिंग, संजय पुलिस में नहीं था, वो बस कोलकाता पुलिस की छोटी मोटी मदद करता था और इस काम के बदले में उसे 12 से 13 हज़ार रुपये मिलते थे। सी, वर्किंग एज अ सिविक वॉलंटियर इज नॉट अ बैड थिंग। अगेन, कोई भी काम छोटा नहीं होता, कोई भी काम बड़ा नहीं होता, लेकिन संजय हमेशा ऐसे पोर्ट्रे करता था अपनी इमेज को कि वो इन्वेस्टिगेशन में, कि वो चोरों को पकड़ने में, कि वो लॉकअप में लोगों को बंद करने में, ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व था, विच वॉज जस्ट नॉट ट्रू। बेसिकली वो सिर्फ एक नाम का पुलिस वाला था, काम का पुलिस वाला नहीं था वो ना। तुम लोग सोच रहे होंगे कि रोज़ शराब पीना, रोज़ रेड लाइट एरिया में जाना, 12 से 13 हज़ार में उसका घर भी कैसे चल रहा था और वो ऐसी अयाशियाँ कैसे कर रहा था। सी, जो ये पुलिस वाला जो सिविक वर्क जो ये कर रहा था वो तो सिर्फ एक दिखावे का काम था। संजय का असली काम कुछ और था। मेन काम उसका वो था जो वो पुलिस कनेक्शंस के थ्रू करता था, अपना दबदबा दिखा के करता था। संजय आरजीकर हॉस्पिटल में पेशेंट्स को एडमिट करवाने में और उनके रिपोर्ट्स दिखवाने में हेल्प करता था लोगों की, और बदले में वो पेशेंट से बहुत मोटा कमीशन लेता था। उसका आरजीकर में इतना आना जाना लगा रहता था कि अब सिक्योरिटी वाले भी उसे रोकते नहीं थे। अगस्त 8, 2024 की सुबह भी वो एक पेशेंट को एडमिट करवाने के लिए आरजीकर हॉस्पिटल में आया था। पेशेंट को एडमिट करवा कर उसकी फैमिली से कुछ बातें करके वो वापस चला गया बाहर, और फिर रात के 11 बजे वो एक दूसरे पेशेंट की एक्सरे रिपोर्ट निकलवाने के लिए उसकी हेल्प करने के लिए आया था वापस। रिपोर्ट का पूरा काम खत्म करने के बाद वो अपने एक दोस्त के साथ कोलकाता के सोमा बाजार नाम के रेड लाइट एरिया में चला गया था। नाउ अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, इस समय पे जो संजय का दोस्त था वो ही सिर्फ रेड लाइट एरिया में वहाँ अंदर गया था, मतलब संजय सिर्फ उसका बाहर पे वेट कर रहा था। फिर वहाँ वेट करते करते वो वापस आया आरजीकर हॉस्पिटल में एक पेशेंट की हेल्प करने के लिए, और फिर वापस अपने दोस्त के साथ वो एक काली घाट नाम के दूसरे रेड लाइट एरिया में चला गया था, और वहाँ भी वो बाहर ही अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। इंतजार करते वक्त उसने एक लेडी को देखा और वो उसे छेड़ने लगा। उसने उस लेडी से उसके न्यूड्स मांगे, लेकिन उस लेडी ने उससे कुछ भी ऑफर नहीं करा, और तो और उसे रिजेक्ट भी कर दिया था डांट धमका कर। ये सब होने के बाद वो रात के 1 बजे दोबारा आरजीकर हॉस्पिटल पहुंचा।
एक पेशेंट को उसकी सर्जरी में असिस्ट करने के लिए। सर्जरी के बाद उसने उस पेशेंट के साथ आए इंसान के साथ हॉस्पिटल के पीछे वाले एरिया में जाकर ढेर सारी शराब पी। कुछ देर बाद उसने पेशेंट के रिलेटिव को ऊबर बाइक से घर भेज दिया था और खुद और थोड़ी देर तक वहां शराब पीने लगा वो। नाउ अलेजिडली संजय को शराब पीते पीते या फिर नशे में अश्लील मूवीज देखने का शौक था, और ऐसी वैसी अश्लील मूवी या पॉर्न मूवीज देखने का शौक नहीं था उसे। जैसे कि मैंने तुम लोगों से कहा कि संजय बहुत ज़्यादा अग्रेसिव इंसान था, तो उसे वैसे ही टाइप की अश्लील मूवीज देखना पसंद भी था जो कि वॉयलेंस और अग्रेशन के अराउंड रिवॉल्व करती हूँ। संजय रॉय ने रात के 3:30 बजे तक शराब पी और वापस हॉस्पिटल के अंदर चला गया। वो इस बार वो हॉस्पिटल के चेस्ट डिपार्टमेंट की बिल्डिंग में घुसा था। वो 4th फ्लोर पर गया लड़खड़ाते हुए। वो इतना पिया हुआ था कि उसके गले में टंगा ब्लूटूथ नेक बैंड भी यहाँ से वहाँ हिल रहा था। और इसके बाद वो 4th फ्लोर के कॉरिडोर के एंड में जो रूम था उसके अंदर गया और उस रूम के दरवाजे पे लिखा हुआ था सेमिनार रूम। अगले 40 से 45 मिनट तक संजय रॉय इस सेमिनार रूम के अंदर ही था। घड़ी में उस समय बज रहे थे 4:37 जब संजय रॉय सेमिनार रूम से बाहर आया। वो हॉस्पिटल से बाहर आया और पास ही में एक पुलिस बैरक में जाकर बेफिक्र सो गया। और अगले दिन यानी फ्राइडे को वो देर तक सोता रहा, पर जब उसकी नींद खुली तो उससे ये चीज रियलाइज हुआ कि उसने कल रात क्या किया था। फिर वहां से फटाफट भाग के बाथरूम में गया ताकि वो अपने कपड़े धो सके और कोई सबूत ना रह सके उसके पास। लेकिन एक चीज वो मिस आउट कर गया था, वो था उसके जूते। उसके जूते पे अभी भी खून के छींटे पड़े हुए थे जो कि वहां पर साफ साफ एविडेंटली दिख रहे थे। और उसने उस रात को कुछ ऐसा करा था जिसे सुनकर आप और मेरे जैसे नॉर्मल इंसानों की रूह कांप जाएगी। नाउ संजय रॉय इसके बाद वहां से चला गया था और अगली सुबह यानी अगस्त 9 को सुबह 6 बजे को एक इंटर्न सेमिनार रूम में गया और जैसे ही वो रूम के अंदर गया ही सॉ डॉक्टर आशास लाइफलेस बॉडी। वो इंटर्न तुरंत भागकर अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करने के लिए चला गया था। 7 बजे हॉस्पिटल के सुप्रिटेंडेंट ने आरजीगल हॉस्पिटल के प्रिंसिपल संदीप घोष को कॉल लगाया। संदीप घोष को हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते 8 बज गए थे। उन्होंने पूरी सिचुएशन देखी और अपने ऑफिस में जाकर बैठ गया वो। अगले 1 घंटे तक पता नहीं प्रिंसिपल या हॉस्पिटल की अथॉरिटीज क्या सोच रहे थे, क्योंकि ना किसी ने डॉक्टर आशा के पेरेंट्स को कॉल करने का सोचा और ना तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करने का इनके दिमाग में ख्याल आया। फिर 9 बजे फाइनली पुलिस को इन्फॉर्म करा गया। जब तक पुलिस क्राइम सीन पर पहुंची तब तक आई एम अज्यूमिंग कि हॉस्पिटल के कई लोग उस रूम में आ जा चुके होंगे और यहीं से जो भी फोटोज सर्कुलेट हो रही है अभी इंटरनेट पे, वी नॉट गोना शो देम, पर यहीं से इन लोगों ने कुछ फोटोज और वीडियोज ली थी यहाँ की। पुलिस क्राइम सीन पर पहुंची, उन्होंने डॉक्टर आशा की बॉडी को देखा और डॉक्टर आशा की डेथ को उन्होंने अननेचुरल डेथ डिक्लेयर कर दिया। फिर 11 बजे जाकर हॉस्पिटल वालों को ये याद आया कि वो इस लड़की के पेरेंट्स को भी हमें इन्फॉर्म कर देना चाहिए। चलो शायद से वो लोग भूल गए होंगे क्योंकि इतना ज़्यादा हबड़ा दबड़ी हो रही थी और बाहर पे शायद से लोग अभी इकट्ठा होने लगे होंगे। लेकिन कॉल करने के बाद उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि उनकी बेटी ने सुसाइड करा है, वो भी जब ये बेटी ये लड़की इस हालत में मिली थी उन्हें, क्योंकि देखने से ही क्लियरली ये लग रहा था कि इट वाज नॉट अ सुसाइड। तो हॉस्पिटल के स्टाफ ने, सुपरिटेंडेंट ने ये चीज़ आशा के पेरेंट्स को आखिर क्यों बोली। उसी दिन 2 से 4 बजे के बीच बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ और 8 बजे बॉडी को क्रीमेट कर दिया गया था। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि बॉडी के मिलने से बॉडी को क्रीमेट करने तक बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था अभी तक, ठीक है। जस्ट रिमेंबर द थिंग, अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई थी इस बारे में, ना ही हॉस्पिटल वालों की तरफ से और ना ही पुलिस वालों की तरफ से। वो तो जब डॉक्टर आशा के पिताजी खुद रात को 11:45 पर पुलिस स्टेशन पहुंचे तब उन्होंने FIR लॉन्च कराई थी। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई भी इस क्राइम को, कोई भी इस रेप को, कोई भी इस मर्डर को, वहां पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ ने कोई भी इस चीज को सीरियसली ले ही नहीं रहा था। और शायद से ये क्राइम सीरियसली लिया भी नहीं जाता, शायद से डॉक्टर आशा को ऐसा डिक्लेयर कर दिया जाता कि इन्होंने सुसाइड करा है। ये साबित कर दिया जाता, इंडिया है ये, ठीक है, ये साबित कर दिया जाता कि डॉक्टर आशा ने सच में सुसाइड करा है। अगर दूसरे डॉक्टर्स को, पास के जो हॉस्पिटल में जो लोग काम करते हैं उन्हें और इस हॉस्पिटल के स्टाफ को ये चीज़ बुरी ना लगती या फिर उन्हें ये चीज़ अंदर से आवाज़ ना आती कि नहीं इस लड़की का सच में मर्डर हुआ है ना कि सुसाइड। जब उन लोगों को ये चीज़ पता चली कि पुलिस ने इस पूरे केस को कैसे हैंडल करा है या फिर क्या कहा है, जब उन्हें ये चीज़ पता चली कि सुपरिटेंडेंट ने इनके पेरेंट्स को क्या कहा है, तब उन लोगों ने आवाज़ उठाई, प्रोटेस्ट करा और तब
ये केस थोड़ा सा बाहर आया और जब पुलिस को लगा कि ये मामला बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहा है, अब तो भीड़ जमा होने लग गई है, तब उनके दिमाग में आया कि हम लोगों को सीसीटीवी फुटेज चेक करनी चाहिए, शायद से हमें वहाँ पर कुछ मिल जाए। अब 4th फ्लोर पर सिर्फ 2 सीसीटीवी कैमरास थे, एक कॉरिडोर के शुरुआत में और एक कॉरिडोर के थोड़ा एंड में। लेकिन सेमिनार रूम के दरवाजे का जो व्यू था वो सीसीटीवी कैमरा में कवर नहीं हो रहा था और सेमिनार रूम में भी कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। तो अब पुलिस ये चेक कर रही थी कि कौन कौन उस फ्लोर पे गया था और कौन कौन सेमिनार रूम की तरफ गया था। सब कुछ उन्हें नॉर्मल ही लग रहा था, लेकिन तभी अचानक उन्हें फुटेज में दिखा संजय रॉय और फिर 40-45 मिनट बाद वो वापस जाते हुए भी दिखा उन्हें। एक पुलिस वाले ने संजय के बारे में एक ऐसी डिटेल नोटिस करी जिसकी वजह से संजय पर शक गहरा हो गया था। यू सी, जब संजय सेमिनार रूम की तरफ जाता दिखाई दिया तब उसके गले में एक ब्लूटूथ नेक बैंड था, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था। लेकिन जब वो वापस लौटा तब उसके गले में कोई नेक बैंड नहीं था और पुलिस को क्राइम सीन के पास से वैसा ही एक नेक बैंड मिला था जैसा संजय रॉय के गले में था। इसी शक के बेसिस पर पुलिस ने 10 अगस्त की सुबह संजय रॉय को पुलिस बैरक से अरेस्ट कर लिया था। तो जब संजय से पूछताछ शुरू हुई तो पहले शुरुआत में उसने सारी चीज़ों के लिए डिनाई कर दिया, पुलिस वालों से सारी चीज़ों के लिए मना कर दिया था। लेकिन जैसे ही पुलिस वालों ने उसका फ़ोन लिया और ब्लूटूथ ऑन करा तो उसका फ़ोन उस हेडबैंड से जो उन्हें पुलिस को क्राइम सीन में मिला था उस वाले ब्लूटूथ हेडबैंड से कनेक्ट हो गया था। तो पुलिस वालों को ये पता चल गया था कि जिस आदमी को वो लोग ढूंढ रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि संजय रॉय ही है। और फिर बाद में, दिस इज़ अ वेरी वियर्ड डिटेल, बाद में संजय रॉय ने भी बड़ी आसानी से सारे के सारे क्राइम कबूल कर लिए थे और उसने ये भी कहा कि उसने ही ये हेनस क्राइम करा है और तो और उसने ये भी कहा कि मुझे फांसी की सज़ा होनी चाहिए। लेकिन जो भी लोग वहाँ पे उस समय प्रोटेस्ट कर रहे थे उन सबको ये लग रहा था कि संजय रॉय आसानी से ये सारे के सारे काम नहीं कर सकता, संजय रॉय अकेले ये सारे के सारे क्राइम नहीं कर सकता और इतना प्लान तरीके से नहीं कर सकता था वो, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो संजय रॉय का इस हॉस्पिटल में आना जाना था और उससे शायद से ये बात पता थी कि सेमिनार हॉल की तरफ कैमरा, जो सीसीटीवी कैमरा है, वो उसका व्यू नहीं आता है वहाँ पे। तो कहीं सारे लोगों को ये लग रहा था कि संजय रॉय इस पूरी चीज़ को देखते हुए कि संजय रॉय सिर्फ एक एस्केप गोट की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन भला लोग ऐसा क्यों सोच रहे थे? एक्चुअली जब बॉडी की इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाई गई थी तो ये कहा गया था कि 150 मिलीग्राम का सीमन मिला था विक्टिम के प्राइवेट पार्ट से और जिस हालत में बॉडी मिली थी विद ऑल दोज इंजरी मार्क्स एंड ब्रोकन बोन्स, डॉक्टर्स का ये कहना था कि किसी एक आदमी का काम नहीं हो सकता है ये, क्योंकि एक आदमी एक बार में 5 mg का सीमन ही प्रोड्यूस कर सकता है। तो 150 mg का सीमन मिलना मेंट कि देयर वर मोर देन 1 पर्सन देयर। और जिस हालत में संजय उस रात को था, क्योंकि ही वॉज वेरी ड्रंक, तो क्या उस हालत में इतना घिनौना क्राइम इतनी ताकत के साथ करा जा सकता है, जहां संजय ने विक्टिम को इस तरह से कंट्रोल कर लिया हो कि उस विक्टिम के चिल्लाने तक की भी आवाज़ किसी को ना सुनाई दी हो, वो भी रात के पिन ड्रॉप डेड साइलेंस में। इतना ही नहीं, पुलिस ने अभी तक हॉस्पिटल के प्रिंसिपल संदीप घोष का कोई स्टेटमेंट नहीं लिया था। पुलिस जिस तरह से इस केस को हैंडल कर रही थी उससे न विक्टिम के पेरेंट्स, न वेस्ट बंगाल के लोग और न कैलकाटा का हाई कोर्ट खुश थे। हाई कोर्ट ने विद इन 5 डेज ही इस केस को सीबीआई के हवाले कर दिया था। लेकिन जैसे ही ये केस सीबीआई के हाथ में लगा, ये केस और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। नाउ सेमिनार हॉल के जहाँ पे क्राइम हुआ था वहाँ के सिर्फ 4 कदम दूर ही क्राइम होने के बाद कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया था। नाउ तुम लोग के हॉस्पिटल में इतना बड़ा क्राइम हुआ है, यहाँ पे पुलिस आ रही जा रही है, लोग इतने सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो अचानक से तुम्हारे हॉस्पिटल में एक कंस्ट्रक्शन का काम क्यों हो रहा था? और क्या वहाँ पे उस समय कोई निगरानी के लिए नहीं था? क्या वहाँ पे उस समय कोई पुलिस वाला नहीं था? वेल, पुलिस वाले सेमिनार रूम के बाहर ही बैठे थे एंड दे डिड नॉट डू एनीथिंग टू स्टॉप द कंस्ट्रक्शन क्राइम सीन के इतने क्लोज प्रॉक्सिमिटी में किया था कि एविडेंस टेम्पर हो सकते थे और शायद क्राइम सीन भी डिस्ट्रॉय हो सकता था। लेकिन हॉस्पिटल में काम कर रहे दूसरे ट्रेनर्स को जैसे ही पता लगा, उन्होंने ये न्यूज़ फैला दी एंड पब्लिक वॉज ऑन आउटरेज। बट दिस वॉज नॉट इट। अगस्त 14 की रात को एक पीसफुल प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करा गया था काफ़ी सारे लोगों से और हॉस्पिटल के काफ़ी सारे ट्रेनिज से भी, जिसमें
काफ़ी बड़ी तादाद में लोग आए थे प्रोटेस्ट करने के लिए। एंड अगेन माइंड यू, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग पीसफुली आरजीकर हॉस्पिटल के सामने पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक वहाँ पे 500 से 1000 लोगों की भीड़ आई, जिन्होंने ना कि सिर्फ बाहर बल्कि आरजीकर हॉस्पिटल के अंदर भी तोड़फोड़ कर दी थी। हम लोग आरजीकर के डॉक्टर्स हैं, बाहर एकदम से बहुत सारा मॉब इकट्ठा हो गया और पुलिस उनको रोक नहीं पाई और वो पूरा मॉब अंदर घुस गया। हम लोग अपनी जान बचा के भागे हैं। उन्होंने हम लोग का सारा जितना भी स्टेज, वहाँ की चेयर्स, वहाँ का फैन, सब कुछ वैंडलाइज कर दिया। लेडीज़ हॉस्टल में भी घुस गए। इमरजेंसी रूम्स, नर्स रूम्स, मेडिसिन रूम्स, ये सारी की सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय कर दी गई थी। सीसीटीवी कैमरास तोड़ दिए गए थे, लोगों पर पत्थर फेंके गए। और इस समय पुलिस कहाँ थी? वेल, पुलिस प्रोटेस्टर्स से भी पहले वहां से भाग रही थी अपनी जान बचाने के लिए। जब पुलिस वालों को पता चला कि इतने लोग प्रोटेस्ट करने आए हैं वहां, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस फोर्सेस को वहां ड्यूटी पर रखा जाए? और यहाँ पर अब ये भी क्वेश्चन रेज हुआ था, क्योंकि ये सारे के सारे लोग जो बाद में आए थे, ये सभी लोग ट्रकों में भर के आए थे। तो लोगों का ये क्वेश्चन था या फिर उनका ये स्पेकुलेशन था कि क्या दंगे के नाम पर ये लोग क्राइम सीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पे आए थे? क्या संजय रॉय जैसा क्रिमिनल इतनी पहुंची हुई चीज़ है कि उसे बचाने के लिए, उसके एविडेंस मिटाने के लिए 500 से 1000 लोग यहाँ पे वैंडलाइज करने आए थे इस हॉस्पिटल को? या फिर इन लोगों ने ऐसे ही रैंडमली सोच लिया कि यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है तो चलो इस हॉस्पिटल को हम लोग तोड़ देते हैं? ऑब्वियसली इस बारे में हम लोग को भी नहीं पता कि ये लोग किस मोटिव से यहाँ पे आए थे, लाइक इनका ट्रू मोटिव यहाँ पे क्या था। लेकिन यू गाइस कैन स्पेकुलेट दिस थिंग वेरी क्लियरली, आई थिंक सो। अब जैसे जैसे प्रोटेस्ट बढ़ते जा रहे थे, पूरे इंडिया में इस केस की बात हो रही थी। लेकिन जितना ज़्यादा इस केस के बारे में बात हो रही थी, उतने ही ज़्यादा इस केस के बारे में स्पेकुलेशंस और थ्योरी आ रही थी। एंड द मोस्ट टॉक्ड अबाउट थ्योरी या फिर द मोस्ट टॉक्ड अबाउट स्पेकुलेशन जो इस केस में आ रही है, वो है इस हॉस्पिटल के, आरजीकर हॉस्पिटल के डीन के बारे में। ये कहा जा रहा है कि आरजीकर हॉस्पिटल के जो प्रिंसिपल थे संदीप घोष, वो एक करप्टेड इंसान है और वो इस हॉस्पिटल में काफ़ी सारी इलीगल चीज़ें करते हैं, जैसे कि चीप मेडिसिन सेल करना, टेंडर में से कमीशन लेना, हॉस्टल अलॉटमेंट हो या किसी ट्रेनी डॉक्टर को लाइसेंस दिलवाना हो। ये सारे के सारे काम संदीप घोष करते थे। बेसिकली हॉस्पिटल में जो भी काम होता था उन सब में संदीप घोष कमीशन लेते थे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आरजीकर के एक्स डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट अख्तर अली का ये कहना है। बहुत ही करप्टेड आदमी है वो। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर देकर के 20% कमीशन लेना, मतलब आरजीकर में जो भी काम होता था सब जगह वो पैसा खाते थे। मतलब एक माफिया राजा बोल सकते हैं। मैंने अपनी पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। उन्होंने संदीप घोष के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो में कंप्लेन भी की थी, लेकिन उन पर अगेन कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब यहाँ पे स्पेकुलेशन ये है कि डॉक्टर आशा को संदीप घोष के इस करप्शन के बारे में, इस लफड़े के बारे में पता चल गया था और वो उन्हें एक्सपोज करने वाली थी, इसीलिए संदीप घोष ने ही उन्हें मरवा दिया। अलेजिडली संदीप घोष ने इस केस में विक्टिम को ही ब्लेम किया था, ये कमेंट पास करके कि इतनी देर रात को विक्टिम को क्या ज़रूरत थी सेमिनार हॉल में अकेला जाने की। जिस तरह से संदीप को इस केस की इन्वेस्टिगेशन में ट्रीट किया जा रहा था, लोगों का इस स्पेकुलेशन में बिलीव करना जायज़ भी हो रहा था, क्योंकि संदीप घोष से पुलिस ने कोई स्टेटमेंट नहीं ली थी। संदीप घोष के बॉडी को देखने के 1 घंटे बाद पुलिस को इन्फॉर्म करा गया था और इस मर्डर को सुसाइड कह के कवर अप करने की कोशिश भी करी गई थी। तो पहले संदीप घोष ने क्या करा, उसने विक्टिम ब्लेमिंग करी, जैसे मैंने तुम लोग को बताया। लेकिन जैसे ही उसे बैकलैश मिला, उसने अपने इस्तीफे से रेजिग्नेशन दे दिया। इसका कारण है मेरा बदनामी हो रहा है सोशल मीडिया में, मेरा मुख पे कुछ भी बोली जा रहा है। संदीप घोष को अपनी प्रिंसिपल पोस्ट से निकाल दिया गया था, लेकिन शॉक की बात यहाँ पर यह थी कि विद इन जस्ट 9 आवर्स ऑफ हिज रेजिग्नेशन उसे कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल अपॉइंट कर दिया गया था। ये इतना शॉकिंग था कि हाई कोर्ट को बीच में आना पड़ा और प्रिंसिपल को इमीडिएट लीव पर भेजने का ऑर्डर दिया गया था। ऑल इन ऑल संदीप घोष, जितने भी स्टेटमेंट आए हैं न्यूज़पेपर में या फिर जितने भी रिपोर्टर्स ने बताया है, ही सीम्स लाइक अ वेरी शेडी गाय एंड ये बिलीव करा जा रहा है कि
डॉक्टर आशा के मर्डर में संदीप घोष का कुछ ना कुछ रोल तो है। अब उनका क्या रोल है ये चीज़ तो सीबीआई के इंक्वायरी के बाद पता चलेगा, क्योंकि अभी आज जिसे मैं ये चीज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन संदीप घोष की गाड़ी को जब्त कर लिया है पुलिस वालों ने, तो सीबीआई पे जाएगी वो चीज़ एंड तभी हमें पता चलेगा कि इसने आखिर करा क्या था। लेकिन अब इस पूरे केस के बारे में जानने के बाद हमारे मन में कई सारे सवाल आ रहे होंगे। तुम्हारे मन में आ रहे कि नहीं आ रहे, पर मेरे मन में तो बहुत सारे आ रहे हैं। और इनमें से सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि विक्टिम की बॉडी मिलने के इतने ज़्यादा घंटे बाद क्यों पुलिस को इन्फॉर्म करा गया था, इमीडिएटली क्यों नहीं करा गया था? हॉस्पिटल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने विक्टिम के पेरेंट्स को ये क्यों कहा कि ये एक सुसाइड है, और उन्हें 3 घंटे तक क्यों इंतजार कराया गया था? क्या एविडेंस टेम्पर किए गए थे? जब संजय रॉय को एज अ सिविक वॉलंटियर हायर किया गया था तो क्या उसका बैकग्राउंड चेक नहीं किया गया था? और संजय रॉय को हॉस्पिटल में इतनी आसानी से एंट्री कैसे दे दी जाती थी, वो भी तब जब वो पिया हुआ होता था? हॉस्पिटल में प्रॉपर सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? संजय रॉय उस रात सेमिनार हॉल में क्यों गया था? क्या वो हमेशा सेमिनार हॉल जाया करता था? क्राइम सीन के जस्ट कुछ ही दूरी में रेनोवेशन का काम क्यों शुरू हुआ था? आखिर इतनी जल्दी किसको थी रेनोवेशन करने के लिए? या फिर क्या उस रूम में कोई एविडेंसेस थे जो कि मिटाए जा रहे थे? किसने मॉब को हॉस्पिटल वेंडलाइज करने के लिए भेजा था? और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं रिलीज कर रही है? क्योंकि बाकी सारे केसेस में भी जो हमने पहले भी देखे, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, उनमें भी सीसीटीवी फुटेज रिलीज कर दी जाती है पब्लिक के लिए। तो आखिर इस सीसीटीवी फुटेज में ऐसा क्या है जिसे छुपाया जा रहा है या फिर पब्लिक को नहीं दिखाया जा रहा है? अगेन इस केस की इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है ये केस और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। जवाब तो कुछ नहीं मिल रहे, सवाल उल्टा और बढ़ रहे हैं यहाँ पे लोगों के, और सब ही लोग इस केस को बिना रुके बिना सोचे बस अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं। कोई इसे पॉलिटिकल इशू बना के इसका फायदा उठा रहा है तो कोई विक्टिम ब्लेमिंग करके इसका फायदा उठा रहा है। कहीं लोग नहीं, बहुत सारे लोग मिस इन्फॉर्मेशन फैलाकर इस केस को बस अपने गेन के लिए यूज कर रहे हैं विदाउट इवन वेटिंग फॉर द फर्स्ट कोर्ट डेट। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में कहीं ना कहीं लोग ये चीज़ भूल रहे हैं कि एक लड़की की, एक बच्ची की जान चली गई है, वो भी इतने बुरे तरीके से। जिस पिता ने अपनी बेटी को सिलाई कर करके बहुत ज़्यादा मेहनत कर करके पैसे जोड़ के डॉक्टर बनाया, उन्हें हमेशा ये सलाह दी कि हमेशा दूसरे लोगों की मदद करना, आज उसी पिता ने अपनी बेटी को खो दिया है। एक ऐसी डॉक्टर जिसने इतने साल मेहनत करके डॉक्टर की पोजीशन हासिल करी थी, जिसने इतने सालों तक इस हॉस्पिटल में काम करा था, ये हॉस्पिटल उसका दूसरा घर था, इसी हॉस्पिटल में, इसी घर में उस लड़की की मौत हो गई है। और यहाँ सिर्फ उसकी मौत नहीं हुई थी, बहुत ही ज़्यादा हैवानियत से इस लड़की को यहाँ मारा गया था। और अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि ये एक डॉक्टर इशू है इसलिए इतना ज़्यादा इस केस के बारे में बात हो रही है, तो लेट मी टेल यू दैट यू आर रॉन्ग। ये चीज़ सिर्फ एक डॉक्टर वाला इशू नहीं है, या फिर ये चीज़ सिर्फ ऐसा नहीं है कि आरजीकर हॉस्पिटल में हुआ था ये चीज़ तो इसलिए हम इसकी बात कर रहे हैं। ये चीज़ एक्चुअली फीमेल की सेफ्टी का इशू है। ये केस है फीमेल प्रोटेक्शन का इशू। मैंने इतने क्राइम केसेस कवर करे हैं अपने इस चैनल पर, SRP पर, एंड यू कैन सी ऑलमोस्ट 90% केसेस में विक्टिम एक फीमेल ही होती है। फीमेल्स ना घर पर सेफ है, ना बाहर, ना स्कूल में, और ना अपने वर्क प्लेस में सेफ हैं वो। और जब वो अपने वर्क प्लेस में सेफ नहीं है तो हम सड़कों की तो क्या ही बात कर रहे हैं। ना लड़कियां जानने वालों में सेफ है, ना ही वो अनजानों के बीच में सेफ हैं। और हमारे समाज के तुम लोग माइंडसेट तो देखो, क्राइम लड़की के साथ होता है और फिर लड़की को ही बोला जाता है कि तू गलत थी, तूने ऐसे कपड़े पहने थे, छोटे छोटे कपड़े पहन के निकली होगी, क्लबिंग गई होगी, देर रात को घर वापस आ रही होगी, इसीलिए तुमने ही इन्विटेशन दिया था इस चीज को होने का, तुमने ही इन्विटेशन दिया था रेप होने का। कई सारे जगह तो मैंने ये भी सुना है कि लड़की फॉरवर्ड थी इसलिए उसे छेड़ा जाता है, इसलिए उसके साथ ये सारी चीजें करा होता है। फॉरवर्ड थी, सीरियसली तुम दिमाग खराब हो गया लोगों का सच में। सॉरी टू से दिस थिंग, लेकिन आदमियों से, मेन से, लड़कियां तो क्या जानवर भी सेफ नहीं है। कितने सारे केसेस आते हैं ऐसे जिनमें जानवरों को भी मर्द सेक्सुअली अब्यूज़ कर देते हैं। हम लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं, हमेशा उन्हें ये बताते हैं कि रात में देर से घर से बाहर मत जाना, अपने साथ एक पेपर स्प्रे रखना, किसी अनजान आदमी से बात मत करना, हमेशा जो तुम खाते हो है ना, हमेशा जो तुम ड्रिंक्स लेते हो उनका ध्यान रखना। लेकिन लड़के जब बदतमीजी करते हैं, लड़के जब भी ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि गलत हैं, उनके दोस्तों की आंखों में गलत है, उनके परिवार वालों की आंखों में भी गलत है, तो उस बिहेवियर को ये चीज़ बोल के टाल दिया जाता है कि बॉयज़ विल बी बॉयज़, लड़के तो ऐसे ही हैं। लड़कों की बहुत सारी गलतियों पे हमेशा ऐसा कह के पर्दा डाल दिया जाता है। और अगर मैं तुम लोग को इसका प्राइम एग्जांपल दूं एक, तो जब मैंने इस केस के बारे में रिसर्च करी थी तो आई केम अक्रॉस सम पोस्ट जो आपको अब स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। जब मैंने इन्हें पढ़ा तो आई वॉज डिस्गस्टेड। अगर ये लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ऐसे लिखने में नहीं कतराते हैं
तो क्या गारंटी है कि ये लोग किसी भी लड़की को हरास नहीं करेंगे। और जो भी लोग अभी ये बोलने वाला है कि नॉट ऑल मेन आर लाइक दिस, ठीक है, जो भी ये लोग आर्ग्यूमेंट करने वाले हैं अभी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में, मुझे पता है बहुत सारे होंगे यहाँ पे। जस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम यू, तुम्हारे लौंडे दोस्त होंगे, तुम्हारे लड़के दोस्त होंगे, क्या तुम उन लड़कों को, क्या तुम अपने दोस्तों को अपनी बहनों के साथ, अपनी माँ के साथ रखने में सेफ फील करोगे? क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम्हारी बहन इन तुम्हारे दोस्तों में से किसी एक के साथ जाए तो वो सेफ रहेगी? इस क्वेश्चन का आंसर कर देना, उसके बाद तुम लोग बोल सकते हैं नॉट ऑल मैन। दिस केस हैज़ मेड मी सो एंग्री, आई कैन नॉट टेल यू गाइज। मैं जो भी केसेस कवर करता हूँ दे ऑल अफेक्ट मी, ठीक है, एवरी सिंगल केस अफेक्ट्स मी, लेकिन ये केस कुछ ज़्यादा ही अफेक्ट कर रहा है मुझे। मैं तुम लोग को एक बात बताऊं, इस केस को भी सभी चीज़ों की तरह थोड़े टाइम के बाद भुला दिया जाएगा। यू कैन ऑलरेडी सी कि कैसे लोग, अभी इस वीडियो को बनने में 1 हफ्ता हुआ होगा, ठीक है, यू कैन ऑलरेडी सी कि कैसे लोग इस केस के बारे में भूल गए होंगे। कितना, जब ये केस बाहर आया था कितना ज़्यादा हल्ला हो रहा था, लेकिन आई टोटली नोटिस दिस थिंग, जब बीच में छुट्टी पड़ी थी ना रक्षाबंधन की, उसके बाद से कोई भी इस केस के बारे में इतना ज़्यादा हल्ला नहीं कर रहा है, कोई भी इस केस के बारे में इतना ज़्यादा बात नहीं कर रहा है जितना लोग पहले कर रहे थे। एक मैं तुम लोग को छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगेन इस वीडियो को बनने में 1 हफ्ता ही हुआ है, सिर्फ 1 हफ्ता लगा होगा इस वीडियो को बनने में। मेरी वीडियो के नीचे तुम व्यूज़ देख लो, ठीक है, इस वीडियो के नीचे तुम लोग कमेंट देख लो और ट्विटर उठा के देख लो, इंस्टाग्राम उठा के देख लो, क्या तुम्हें उतनी ही तादाद में इस केस के बारे में पोस्ट दिख रहे हैं जितना शुरुआत में दिख रहे थे? सो अगेन, जब 1 हफ्ते में ये हाल है इस केस का, ठीक है, इस केस का क्या, सभी केस का जब 1 हफ्ते में ये हाल है, तो क्या गारंटी है कि 1 साल में, 10 साल में लोग फिर भी उतनी ही अग्रेशन से, उतनी ही क्वेश्चन उठाएंगे सरकार से, उतने ही क्वेश्चन उठाएंगे बाकी लोगों से, उतने ही क्वेश्चन उठा जाएंगे जो भी यहाँ पे कल्प्रिट थे उनसे। आई जस्ट रियली होप, आई विल जस्ट रियली प्रे कि डॉक्टर आशा, उनका नाम चेंज करा गया है, लेकिन डॉक्टर आशा के पेरेंट्स को जस्टिस मिले, क्योंकि द वे हर मॉम वॉज क्राइंग, द वे हर डैड वॉज क्राइंग, लाइक इट रियली अफेक्टेड मी अ लॉट। मेरा दिमाग हिल गया था, मैं सो नहीं पा रहा हूँ ढंग से। आई डोंट नो व्हाट टू से, व्हाट टू डू, बट या मैं तुम लोग से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा इस केस के बारे में, प्लीज़ कीप ऑन पोस्टिंग अबाउट दिस थिंग ऑन सोशल मीडिया, प्लीज़ कीप ऑन पोस्टिंग अबाउट दिस थिंग wherever you can, sign petitions, बहुत सारे petition के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, go sign them, go talk about it, don't let this case, या फिर don't let these kind of cases, या फिर कोई से भी cases just die down in 1 week. This is not entertainment. ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि तुम लोगों ने देखा, 1 हफ्ते तक तुम्हें अफेक्ट किया वो चीज़ और उसके बाद तुम लोग भूल गए। यही सेम चीज़ कल तुम्हारे साथ हो सकती है। तुम्हारी अगर बहन ना भी हो तो तुम्हारी माँ तो होगी, तुम्हारी माँ के साथ भी हो सकता है ये चीज़, ठीक है। बाकी तो आई जस्ट होप कि इस बारी हम लोग सच में कुछ चेंज ला सके। प्लीज़ डोंट लेट दिस डाई डाउन, एंड विद दैट आई होप दैट यू गाइज आर हैप्पी, आई होप दैट यू गाइज विल बी सेफ फॉर एवर। प्लीज़ कीप योर लव्ड वंस वेरी क्लोज टू यू गाइज, एंड आई विल सी यू वेरी सून। बाय बाय।